हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी डिजीज़ फोरकास्टिंग की। डिजीज़ फोरकास्टिंग क्या होती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, यूजेस क्या हैं उसकी, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें डिजीज़ फोरकास्टिंग के लिए चाहिए होती हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे डिजीज़ फोरकास्टिंग के कुछ मेथड्स के बारे में कि किन मेथड से हम डिजीज़ फोरकास्ट कर सकते हैं। Disease forecasting. Now, methods for disease forecasting. Borke 1955 designated two methods for disease forecasting. इन्होंने दो methods बताए, एक था empirical method और एक था fundamental method. Empirical is a method in which correlation between the results of disease surveys and the corresponding weather conditions in a particular area or near the same area for as long a time as possible has to be related to the biology of host plant and pathogen. That means जो एम्पेरिकल मेथड है डिजीज़ फोरकास्टिंग का वो बेस्ड है डिजीज़ सर्वे पे, वो है प्रैक्टिकल अप्रोच है उसकी। जबकि जो फंडामेंटल मेथड यूजेस रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेबोरेटरी रिसर्च or weather factors affecting pathogen, host, and the disease process as the starting point, interpreted and applied according to the conditions in the region concerned. The choice between empirical and fundamental methods depend upon the information that is available to start with. ओके तो जो फंडामेंटल मेथड है वो बेस्ड है आपके लेबोरेटरी रिसर्च पर, जो भी डिटेल्स हमने डिस्कस की उस बारे में। पर दोनों में से कौन सा बेटर है ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं। कुछ डिजीज़ेज़ में या कुछ पार्ट्स के अंदर हम एम्पिरिकल मेथड यूज़ करते हैं और कुछ के अंदर हम फंडामेंटल मेथड्स यूज़ करते हैं। ओके, नाउ जनरल प्रोसीजर फॉर डेवलपिंग ए फोरकास्टिंग सिस्टम। जनरल प्रोसीजर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेरियस कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर हैं जो कि हम फॉलो करते हैं फोरकास्टिंग के लिए। सबसे पहला वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस नेसेसरी फॉर डिजीज डेवलपमेंट स्टेजेस। वो कौन सी हैं? पेरिनेशन, इन्फेक्शन, कॉलोनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, डिस्पर्सल। तो पैथोजेंस के ये सारे कैरेक्टर्स हम इम्पॉर्टेंट हैं और उनको हमें स्टडी करना पड़ता है। आर फर्स्ट डिटरमिन अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस, और ये सारी चीज़ें हम लैब के अंदर स्टडी करते हैं। देन अ टेंटेटिव क्लाइमेटोलॉजिकल मॉडल इज़ देन प्रिपेयर्ड। तो एक टेंटेटिव मॉडल बनाया जाता है। दिस मॉडल इन्फॉर्म्स द सीक्वेंसी ऑफ मेटेरोलॉजिकल दैट इज वेदर कंडीशंस एट स्पेसिफाइड आवर्स ऑफ द डे इन रेफरेंस टू डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस। मतलब जो भी आपने वेदर चार्ट बनाया है, जो वेदर कंडीशंस बनाई हैं और जो अपन ने फर्स्ट पॉइंट पे जो पैथोजन का स्टेजेस डिस्कस किए, पेरिनेशन, इन्फेक्शन या कॉलोनाइजेशन, इन सब चीज़ों को हम वेदर के साथ मैच करते हैं कि कौन से वेदर पर कौन सी स्टेज हो रही है पैथोजन की। ओके, इज इट क्लियर? देन द मॉडल इज नाउ टेस्टेड अंडर फील्ड कंडीशंस। तो ये तो अपने अभी लैबोरेटरी के अंदर किया। उसके बाद हम मॉडल को क्या करते हैं? वी नाउ टेस्टेड अंडर फील्ड कंडीशंस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑन डिजीज डेवलपमेंट इन रिलेशन टू द मेटेरोलॉजिकल कंडीशंस आर पुट इन रिकॉर्ड्स। ओके, a more precise definitive model is prepared on the basis of the recorded informations during testing under the field conditions. तो पहले हम सारी चीज़ें लैब के अंदर करते हैं और उसके बाद फिर हमको फील्ड कंडीशंस के अंदर सारे रिकॉर्ड्स या डाटा हम जो भी पैथोजन के हैं उसके रखते हैं। Then several synoptic models with the help of synoptic weather chart or synoptic weather map are determined. These models cover all meteorological, that is weather conditions likely to develop epidemics. Synoptic weather chart refers to the blending of macro and microclimate. Okay, तो ये एंड द की फैक्टर्स इन रिलेशन टू द इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिजीजेस। तो जो सिनॉप्टिक वेदर चार्ट के अंदर होता है उसमें मैक्रो एंड माइक्रो क्लाइमेट की सारी डिटेल्स, सारे डाटा होते हैं जो कि वेदर कंडीशंस, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया, वो की फैक्टर्स हैं डिजीज़ के इंसिडेंस की और इंटेंसिटी की, मतलब डिजीज़ के होने की और वो किस सीवियरिटी से होती है, उसमें मेजर रोल कौन प्ले करता है? क्लाइमेटिक कंडीशंस या वेदर कंडीशंस। Then finally the disease incidence is forecasted based on the prevailing meteorological data in the year
or season of forecast by reference to the synoptic weather chart and the synoptic weather app. और उसके बाद हम फाइनली डिजीज़ फोरकास्ट कर देते हैं बेस्ड ऑन द सिनॉप्टिक वेदर मैप. ओके, तो ये कुछ प्रोसीजर्स हैं या ये कुछ प्रोसीजर हैं जो कि हम फोरकास्ट सिस्टम के लिए डेवलप करते हैं. नाउ डिवाइसेस यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग. Different types of devices are used in many countries for forecasting of epidemics of important diseases. उसमें से कुछ चीज़ें हम मेंशन करते हैं. तो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग डिवाइसेस बनाई गई हैं या प्रेजेंट हैं डिजीज़ फोरकास्ट करने के लिए. उसमें सबसे पहले हैं इंस्ट्रूमेंट्स. सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन डेवलप्ड टू रिकॉर्ड सर्टेन वेदर फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ड्यू विद रीजनेबल एक्यूरेसी. ओके, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि ह्यूमिडिटी, ड्यू और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र करते हैं, क्योंकि जैसे हमने बात की है कि जो वेदर है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिजीज़ डेवलपमेंट के लिए. देन Aukenkrue potato blight forecast recorder. This instrument has been designed by Granger. 1955 में Granger ने डिज़ाइन किया था. It is self-calculating recorder used in determining the critical periods for late blight occurrence. तो ये जो potato blight forecaster है ये potato blight के लिए और ये रिकॉर्ड करता है कि वो उसकी अकरेंस को कि वो कब होएगी उसकी अकरेंस. तो ये भी क्या करता है, जनरली ये क्या क्या चीज़ें मेज़र करते हैं, ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ये मेज़र कर सकता है एक्यूरेटली. देन कम्स द वॉलिन पॉलहेमस ड्यू रिकॉर्डर. वॉलिन एंड पॉलहेमस ने 1954 के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया था जो कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, विच रिकॉर्ड्स द ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ ड्यू डिपोजिशन. तो ये किसको मेज़र करता है, ड्यू को, जो मतलब ओस गिरती है पत्तियों पर उसको ये मेज़र करता है और उसके बेसिस पे हम डिजीज़ फोरकास्ट को का पता मतलब डिजीज़ फोरकास्ट कर सकते हैं. उसके बाद एक और है इंस्ट्रूमेंट टेलर ड्यू मीटर. तो टेलर ने 1956 के अंदर एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट बनाया था. इसका जो फंक्शनिंग था या जो इसका प्रिंसिपल था वो पहले वाले से बिल्कुल अलग था उन्होंने, पर ये भी किसके लिए था, ड्यू डिपॉजिट को मेज़र करने के लिए ही था. देन नेक्स्ट है हमारा थीस कैल्पाउज़ोस रिकॉर्डर. तो थीस एंड Kalpazos 1957 developed this recorder which incorporates improvement and modifications of the Taylor Dew meter. Taylor Dew meter को कुछ modifications करके इन्होंने ये 1956 के अंदर वापस बनाया था और इसके अंदर भी ये क्या करते थे, ड्यू को हो मेज़र करते थे और ये भी मेज़र करते थे कि पीरियड्स, रेन के पीरियड को या उनके इंटरवल को भी इससे मेज़र किया जा सकता था. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आज के टाइम में हम करते हैं, कंप्यूटराइज्ड वार्निंग सिस्टम. ओके, तो ये जो कंप्यूटराइज्ड वार्निंग सिस्टम है इन मिड 1970s के अंदर जो कंप्यूटर्स इन फोरकास्टिंग ऑफ प्लांट डिजीजेज इज इंक्रीजिंग प्रेजेंटली बिकॉज ऑफ देयर रिकॉर्ड कीपिंग कैपेबिलिटीज, मैथमेटिकल एक्यूरेसी एंड द स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स नेसेसरी टू मेक द फोरकास्टिंग मेथड करेंट एंड रिलायबल. तो 70s के बाद हम कंप्यूटर वार्निंग सिस्टम को यूज़ करने लगे हैं क्योंकि उसकी इन क्वालिटीज़ की वजह से. यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन डिजीज फोरकास्ट हैज़ बीन लाइमलाइटेड by the pioneer efforts of Wagoner and his collaborators. तो सबसे पहले वैगनर और उनके जो साथी थे उन्होंने कंप्यूटर्स को इसके लिए चुना या उसको इससे प्रिडिक्ट करना उन्होंने समझाया और लोगों को इसके बारे में बताया. देन शॉर्ट टर्म वार्निंग सिस्टम. शॉर्ट टर्म वार्निंग सिस्टम क्या था, दीज आर सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स for providing short-term warnings for most economically important disease of major crops. इनमें जो वेदर कंडीशंस की वार्निंग है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मतलब कुछ दिनों में, जैसे 2 दिन बाद बारिश आ सकती है, ये 2 दिन बाद ऐसा हो सकता है, कुछ टाइम के लिए ये वार्निंग हो सकती है और जो कि कुछ इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियली जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है उन क्रॉप्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा लॉन्ग टर्म वार्निंग सिस्टम. ये जो लॉन्ग टर्म वार्निंग सिस्टम है, दिस इज़ मोर सोफिस्टिकेटेड एंड कॉमर्शियली यूजफुल
This is more sophisticated and commercially useful warning system, and it is are likely to be developed in days to come by using synoptic weather chart. तो ये भी कंप्यूटराइज्ड बेस्ड सिस्टम है. इसको जो सिनॉप्टिक वेदर चार्ट है या सिनॉप्टिक वेदर ऐप है उससे इसको डेवलप किया गया है. इट इंडिकेट द लाइकली सीक्वेंसेस ऑफ मीटेरोलॉजिकल इवेंट्स इन सक्सीडिंग डेज, वीक्स और इवन मंथ्स. तो ये जो वेदर कंडीशंस हैं उनको ये प्रिडिक्ट कर सकता है कुछ दिनों पहले या कुछ वीक्स पहले या फिर इवन मंथ्स के पहले भी ये उनको बता सकता है. दिस लॉन्ग वार्निंग सिस्टम जो कि कंप्यूटर बेस्ड है. सच इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी इन यूज इन सम फोरकास्टिंग सिस्टम्स सच एज दैट यूज्ड फॉर पोटैटो लाइट इन आयरलैंड. Long-term warning systems will prove more valuable than short-term warning systems as disease management measures may then be integrated with other agricultural practices. तो यदि हमें पहले से पता चल जाए, हमें या फार्मर्स को पहले से वार्निंग हो जाए डिजीज़ फोरकास्ट की, तो वो उसको अच्छे से डिजीज़ को मैनेज कर सकते हैं. Long-term warning systems therefore are more likely to be economically acceptable. Even longer-term weather predictions may indicate possible future trends in disease over several seasons, and these might influence the choice of cultivar or even on the crop itself. Okay, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोसीजर है और क्या तरीका है जिससे कि हम डिजीज़ फोरकास्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको डिजीज़ फोरकास्ट के बारे में ही बताऊंगी और कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगी जो कि प्लांट डिजीज़ फोरकास्ट सिस्टम्स के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं और किन किन तरीके से किन किन क्रॉप्स में इसको हमने यूज़ किया है. ओके, थैंक यू सो मच.